गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोकेरिया। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने ज़ेंथोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ वोकेरिया के जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर, थैलस की सेल स्ट्रक्चर और उसमें पाए जाने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वोकेरिया। वोकेरिया में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। वोकेरिया में लैंगिक जनन एडवांस्ड ओओगेमस या विषम युग्मक प्रकार का होता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय और अलवणीय जल में पाई जाने वाली स्पीशीज जो होती हैं वो होमोथेलिक या मोनोइशियस होती हैं और जो मैरीन स्पीशीज़ हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में या समुद्री आवासों में पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ होती हैं वो विषम थैलेसी, हीट्रोथैलिक या डायोशियस होती हैं, जैसे ओचीरिया डाइकोटोमा। सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ओवोगोनियम, पुंधानी और अंडधानी रेस्पेक्टिवली। सेक्स ऑर्गन्स मोनिशियस और होमोथैलिक स्पीशीज में एंथ्रीडिया और ओवोगोनिया एक दूसरे के समीप मेन फिलामेंट पर लेटरल आउटग्रोथ या पार्श्व अतिवृद्धि के रूप में या विशेष प्रकार की पार्श्व शाखा पर, जिसे हम पेडिसल कहते हैं, उस पर उत्पन्न होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं सेसाइल भी हो सकते हैं और स्टार्क्ड भी हो सकते हैं। ये देखिए, मैच्योर एंथीडियम एक बेलनाकार, मुड़ी हुई तथा हुक के समान नलिकाकार बहुकेंद्रिकीय संरचना होती है जो शेष थैलस से सेप्टा के द्वारा पृथक होती है। प्रत्येक एंथीडियम में बहुत सारे छोटे मेल गैमीट्स या नर युग्मक पाए जाते हैं जो कि यूनिन्यूक्लिएट और थिन मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, मोटाइल होते हैं, बाईफ्लैजेलेटेड होते हैं और लेटरली इंसर्टेड फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये दोनों फ्लैजेला जो है अनइक्वल होते हैं। ऊपर की तरफ छोटा, लंबाई में छोटा और टिंजल टाइप का फ्लैजेला पाया जाता है और पोस्टीरियर साइड पे ये देखिए, ये और ये जो है पोस्टीरियर साइड पे नीचे की तरफ लार्ज है और ऊपर की तरफ ये स्मॉल टाइप का फ्लैजेलम पाया जाता है। जो स्मॉल होता है वो टिंजल टाइप का होता है और लार्ज जो होता है वो स्मूथ या विप्लैश टाइप का होता है। थैलस के फिलामेंट में छोटे छोटे से उभार बनते हैं। ये जैसे ये उभार बहुत बड़ा हो गया और ब्रांच एक तरफ मुड़ जाती है। बेस पर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है और जिससे मुड़े हुए भाग के में जो न्यूक्लियाई ट्रांसफ़र होते हैं, ये न्यूक्लियाई में डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ जाते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियाई से दो फ्लैजेलम बनते हैं, दो फ्लैजेला बनते हैं और एंथीडिया में इस प्रकार से बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बन जाते हैं। ये एपिकल पोर से ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। देखिए किस तरह से ये मैच्योर हो गया, फिर ये बाद में जो है इस एपिकल साइड से या यहाँ से ये निकल जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ओवोगोनियम। ओवोगोनियम एक राउंडेड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि फर्टाइल ब्रांच के पेडिसल पर बनती है। यह सेसाइल होती है, अवृंतीय होती है या इसकी स्टाक जो है वो छोटी होती है और राउंड बीक के समान होती है। ये देखिए, ये बीक है और पूरी संरचना जो है वो राउंडेड होती है। मैच्योर ओवोगोनियम में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसे एग कहते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं। एक कलरलेस ग्राही स्थल या रिसेप्टिव स्पॉट बीक रीजन पर पाया जाता है। डेवलपमेंट हम देखें तो एंथीडियम के साथ साथ ओवोगोनियम का डेवलपमेंट भी एक छोटी सी अतिवृद्धि के रूप में होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म संकुचित होकर एंथीडियम के आधार पर एकत्रित हो जाता है। इसे हम वांडरप्लाज्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वांडरप्लाज्म कहते हैं या परिभ्रमी द्रव्य कहते हैं। ये जो
ऑल्टमैन ने 1895 में ये बताया कि ये इसका नाम जो है वंडरप्लाज्म होता है। आउटग्रोथ में वंडरप्लाज्म चला जाता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई एंटर कर जाते हैं डेवलप्ड ओवोगोनियम के अंदर। फिर ओवोगोनियम राउंडेड हो जाएगा, इसमें एक बड़ा ओवोस्फीयर या एग सेंटर में पाया जाता है। मैच्योर ओवोगोनियम में एक ही यूनिन्यूक्लिएटेड एग बनता है। यंग स्टेज में जो बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो या तो वापस थैलस में चले जाते हैं या फिर वो डीजेनरेट हो जाते हैं। देखिए, uninucleate protoplast of the mature oogonium forms an egg. At the anterior end of the egg there is a hyaline area, वो रिसेप्टिव स्पॉट में आपको बता चुकी हूँ। यंग स्टेज के अंदर जो बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो सेप्टा बनने से पहले या तो वापस थैलस में चले जाते हैं या फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और इस प्रकार से एंटीरियर एंड पर एक हाईलाइन एरिया या कलरलेस एरिया बनता है जिसे हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। ये मैच्योर हो गया। नाउ एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम ये लगभग साइमल्टेनियसली ही जो है वो मैच्योर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इतने पास पास एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम होने के बाद भी एंथ्रीडियम कभी भी सीधे ओवोगोनियम के कांटेक्ट में नहीं आता है। मैच्योर ओवोगोनियम अपने रिसेप्टिव स्पॉट से एक छिद्र के द्वारा जिलेटिनस ड्रॉप छोड़ता है जिसमें बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो घिर जाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये कर्व्ड सी पोजीशन बन जाती है और ये एंथीरोजॉइड्स यहाँ हैं और ओवोगोनियम का रिसेप्टिव स्पॉट जो है वो यहाँ है। ये पूरी तरह से इस तरह से कवर हो गया, ये है। अब ये इस प्रकार से छोड़ेगा, एंथीरोजॉइड्स जो है वो रिलीज करेगा और ये एंथीरोजॉइड्स जो है पानी में स्विम करके जो रिसेप्टिव स्पॉट से जो जिलेटिनस ड्रॉप है उसके अंदर एंथीरोजॉइड्स घिर जाते हैं और उनमें से केवल एक ही है जो एग के साथ फ्यूज होकर निषिक्तांड या ओवोस्पोर का निर्माण करता है। इस निषिक्तांड में देखिए ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट या ओवोस्पोर बनाता है। जाइगोट्स अपने चारों तरफ 3 to 7 लेयर्ड वॉल सिक्रीट कर लेगा। इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होगा। जाइगोट जो है वो शुरू में ग्रीन होता है, इनिशियली ये ग्रीन होता है, परंतु तुरंत ही ये रेड कलर का हो जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का डीजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है। जाइगोट रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर अ फ्यू मंथ्स बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पूर्व कुछ समय तक ये इसी अवस्था के अंदर रहता है। फेवरेबल कंडीशंस आने पर जाइगोट जर्मिनेट होगा और एक नए थैलस का निर्माण करेगा। जाइगोट की जो थिक वॉल है वो टूट जाती है और एक कलरलेस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है। जर्मिनेशन से पूर्व डिप्लॉयड न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और इसके बाद जो है एक जर्म ट्यूब निकलती है जो कि वायु के संपर्क में आती है और फिर वायु के संपर्क में आने पर ये ग्रीन कलर की हो जाती है और ये इसका एरियल पार्ट बनाती है। रिपीटेड डिवीजन्स इस न्यूक्लियाई के अंदर होते रहते हैं और फिर इस प्रकार से एक सिनोसिटिक थैलस का निर्माण होता है। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये ओवोस्पोर बना। यहाँ मैच्योर ओवोस्पोर की वॉल्स हैं, ये डिसइंटीग्रेट होती हैं, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया और ये इस प्रकार से न्यू साइफोनस फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। तो ये है वॉल्केरिया में पाया जाने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम जो है इस प्रकार से संपर्क में आते हैं और इनमें एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा जिसमें 3 to 7 लेयर्ड वॉल बन जाएंगी और हम इसे ओवोस्पोर कहते हैं। कुछ टाइम की रेस्टिंग पीरियड के बाद जो ये जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। अब शुरू में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो फ्रिश है, फ्रिश ने 1935 के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया, अपने उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने वॉकेरिया को साइफोनेल्स ऑर्डर के अंदर रखा। ठीक है, तो हम अगली हेडिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं एफिनिटीज़ एंड सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वॉकेरिया, जो कि भी अंडर कंसिडरेशन है। कुछ जो पुराने साइंटिस्ट हैं जैसे फ्रिश, एमओपी, अयंगर, वेंकटरामन, इन सब ने बीटा कैरोटीन
पायरेनॉइड की प्रेजेंस, रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च व्हेन वोकेरिया एक्सपोज टू लाइट, और जूओस्पोर में पाए जाने वाले 2 फ्लैजेला के आधार पर इसे क्लोरोफाइसी के, वोकेरिया को क्लोरोफाइसी के अंडर रखा। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? बीटा कैरोटीन की उपस्थिति, कुछ स्पीशीज के अंदर पायरेनॉइड का पाया जाना, रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जूओस्पोर में 2 फ्लैजेला का उपस्थित होना। ये कैरेक्टर्स जो हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि ये क्लोरोफाइसी में है, क्योंकि जैसा कि फ्रिश ने 1935 में, एमओपी अयंगर ने 1951 में और वेंकटरमन ने 1961 में बताया। नाउ ज़ेंथोफाइसी कैसे हुआ? स्मिथ ने 1950 में, प्रेस्कॉट ने 1969 में, चैपमैन ने 1973 में, और फिर बोल्ड एंड वाइनी ने 1978 में निम्न कैरेक्टर्स के आधार पर इसे ज़ेंथोफाइसी के वोकेरियल्स ऑर्डर में रखा। अब ये कैरेक्टर्स कौन से हैं? एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल बी, क्योंकि क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइसी का एक मेन पिगमेंट है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल ई, प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स, साधारणतया पायरेनॉइड्स एब्सेंट, reserve food material in the presence of in the form of oil, antherozoids too which are unequal in length and laterally inserted। इन सब कैरेक्टर्स के आधार पर इसे ज़ेंथोफाइसी में रखा गया। प्रिंट्स ने 1927 के अंदर इसे फंजाई से भी रिजाम्बल किया, क्योंकि इसमें सिनोसिटिक थैलस पाया जाता है, यानी कि ऐसा थैलस जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ 6 ऑर्गन्स जस्ट लाइक फंजाई, फंजाई की तरह ही ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। फ्लैजेला विप्लैश और टिंजल टाइप के होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल के रूप में होता है। तो इस प्रकार से कंक्लूजन ये निकलता है कि सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय साइटोलॉजी दैट रिजर्व फूड मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरोजॉइड्स एज द स्मिथ टोल्ड, उसके हिसाब से इसे ज़ेंथोफाइसी में रखा जाए। बट दिस डिसीजन इज स्टिल अपोजिट टू द फैक्ट दैट रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च व्हेन एक्सपोज टू कॉन्टिन्यूस लाइट, जो कि टिफैनी ने 1924 में बताया था। बहरहाल हम इसे ज़ेंथोफाइसी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में स्मिथ ने 1970 बोल्ड एंड वाइनी ने जो 1978 के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग जो है ये मेंबर है ज़ेंथोफाइसी का, और ऑर्डर है इसमें वोकेरियल्स। तो अब इसमें लाइफ साइकिल कैसा पाया जाता है? वोकेरिया में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, और जबकि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है केवल ओओस्पोर या जाइगोट के द्वारा निरूपित होती है। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लास ज़ेंथोफाइसी एंड मेंबर वोकेरिया। मिलते हैं एक नई क्लास के। इस तरह से ज़ेंथोफाइसी के वोकेरिया मेंबर्स के साथ ही हमारा ये सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।